जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाइए और मेहनत करिए। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज जीव विज्ञान का अगला चैप्टर, कंकाल तंत्र एवं पादपों की आकारिक। तो कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले हम लोग कल पढ़ लिए थे। जो चैप्टर आप लोग जो रिवाइज नहीं किए हैं वो रिवाइज कर लीजिएगा। और एक बार फिर से आप सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो, हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना पहला एक चैप्टर है जो कंकाल तंत्र, उसको हम लोग पढ़ते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं और समझते हैं। चलिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? विकास के चौथे पाँचवें सप्ताह में। देखिएगा भाई, यहाँ से कह रहा है कि मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे व पाँचवें सप्ताह में होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 29। इसको याद रखिएगा भाई, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 29 होती हैं। प्रतिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो कशेरुक रज्जु में। स्पाइनल कार्ड यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है, यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र वही होता है, कशेरुक रज्जु, स्पाइनल कार्ड। तो यहाँ से समझ में आया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ? 29। विकास के चौथे और पाँचवें सप्ताह में क्या होता है? मानव भ्रूण में हृदय का स्पंदन होना स्टार्ट हो जाता है। और प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो कशेरुक रज्जु में होता है, यानी कि स्पाइनल कार्ड में होता है। चलिए आ जाते हैं आगे। करा वयस्क मानव में कितनी अस्थियाँ होती हैं? यहाँ से देखिएगा, करा वयस्क मानव में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो 206। ये लगभग सभी को याद होगा, 100% लगभग सभी को ही याद होगा ये। अब देखिएगा, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। देखिएगा, करा नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि जो नाखून होता है मृत कोशिकाओं से बना होता है। किससे? मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ समझ में आया होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन करा कि हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? तो दंतवल्क, इनेमल जो होता है सबसे दृढ़ होता है, सबसे हार्ड से सबसे मजबूत होता है। यही सबसे दृढ़ भाग क्या होता है? दंतवल्क, इनेमल जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, दांतों में पाया जाता है, सबसे मजबूत हड्डी होती है, सबसे कठोर भाग। चलिए आ जाते हैं। शल्यक्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़ तथा प्रतिस्थापन करना। शल्यक्रिया में आर्थोप्लास्टी का कार्य होता है कि जोड़ का प्रतिस्थापन करना, ये होता है शल्यक्रिया में। चलिए आ जाते हैं, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? तो कान की होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। इसका नाम क्या है? स्टेपिज। उसका नाम क्या है भाई? स्टेपिज कहा जाता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसे स्टेपिज कहते हैं। ठीक ना भाई? तो ये लगभग 1/10 सेंटीमीटर होता है शायद। एक बार इसको आप लोग कन्फर्म करिएगा, एक बार आप लोग इसको कन्फर्म कर लीजिएगा। ये हमें लग रहा है कि 1/10 सेंटीमीटर होता है, यानी कि सबसे छोटी हड्डी होती है। और इसके बारे में थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन लग रहा है। 10.1 देखना होगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जो स्टेपेज होती है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये से इम्पॉर्टेंट बना लीजिएगा भाई, कई बार क्वेश्चन पूछा है, सबसे ज़्यादा यही पूछता है, कान की हड्डी का नाम। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर,
ये तो सभी को याद है, फेमर लगभग सभी लोग पढ़ लेते हैं, याद कर लिए हैं कि सबसे बड़ी हड्डी जांघ की होती है। ये कहाँ पाई जाती है भाई? जांघ में पाई जाती है। कहाँ पे? जांघ में पाई जाती है। और सबसे बड़ी होती है फीमर, और सबसे छोटी जो होती है स्टेपिज, कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कार्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो 31 जोड़ी। ये सब जितने भी ये चैप्टर कंकाल तंत्र का है, यहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे रेलवे का तैयारी कर रहे हैं साइंस के लिए, चाहे किसी का भी जो साइंस आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चाहे बीपीएससी हो चाहे किसी का भी। बीपीएससी में तो आना अनिवार्य है, रेलवे में भी आता है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे लोको पायलट हो। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, जो बायो का चैप्टर है पूरा। चलिए अब देखिए, अभी हम लोग पढ़े कि कशेरुक को यानी स्पाइनल कार्ड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो 31 जोड़ी पाई जाती हैं। कितने? 31 जोड़ी पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? पसली के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। यानी टोटल कितने होते हैं? 24। कभी पूछ देता है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? तो 24 हो जाएगी। 12 जोड़ी यानी कि 24, ठीक है। और जोड़े में पूछेगा तो 12 जोड़ी, ठीक है। चलिए आ जाते हैं मानव शरीर के डिम्बवाहिनी नली। डिम्बवाहिनी नली में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है। मानव शरीर के डिम्बवाहिनी नली में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। वयस्क मानव में शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है? अब इसको देखिएगा भाई, कहीं कहीं 70 भी मिलता है, 70%। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 65% यहाँ पे, कहीं 70 भी मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग 65 इसको याद करिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी ये तो फिक्स होता है आपका। तो मानव वयस्क के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 65% होता है। आगे देखिएगा, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक है कैल्शियम और फास्फोरस। इसको तो कल हम लोग पढ़े हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के बारे में। चलिएगा अब आ जाते हैं आगे। कहा कि मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? तो जबड़ों की होती है। किसकी? जबड़ों की। देखिए जबड़े से, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे हार्ड जो हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है? दांत में पाई जाती है। उसका नाम है इनेमल, जो सबसे कठोर होती है। और सबसे मजबूत पेशी होती है जो कि जबड़ों की होती है। किसकी? जबड़ों की होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। करा कि परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन यानी कि ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? उल्व करता है। एमनियन उल्व करता है ये। तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन लग रहा होगा, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। कहा कि मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछे भाई, कितनी बार पूछ चुका ये? 20 जो जिसे हम लोग दूध का दांत बोलते हैं, जो दूध का दांत होता है वो 20 होता है, और 2 बार जमता है, टूट करके जमता है, ठीक है। तो मानव के जीवन काल में 20 दांत होते हैं जो 2 बार जमते हैं। ये तो सभी को पता होगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? कह रहा है कि देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो कोलम या स्प्लेक्निक कैविटी यानी कि गुहा। कोलम या स्प्लेक्निक गुहा होता है, सबसे बड़ी गुहा यही होती है। चलिए ठीक है, आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या करा भाई? कहा कि त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि रीजनरेशन, यानी कि घनाकार उपकला का द्वारा। घनाकार उपकला होता है उसके द्वारा, जिससे आपके चोट लग जाता है चमड़े पे, कहीं चोट लगने के बाद उसका जब निर्माण होता है, यानी कि घनाकार उपकला के द्वारा निर्माण होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे तो आपकी चमड़ी की जैसा वो फिर से पुनः बन जाता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। करा कि कंडरा यानी कि टेंडन किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। ये देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है
इसको ध्यान रखिएगा, स्नायु कई बार पूछ चुका है, यानी कि जो ये कंडरा होता है ये पेशी को अस्थि से जोड़ता है, और जो स्नायु होता है ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। जो स्नायु होता है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा इसको, IMP दोनों को। जो सॉरी, जो कंडरा होता है वो किसको जोड़ता है, तो पेशी को अस्थि से जोड़ता है। जो स्नायु होता है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। तो इन दोनों को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं और ये पूछे भी गए हैं कई बार। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। करा कि स्नायु किसको जोड़ता है, ये तो अच्छा हो गया, सॉरी रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं, तो ये संयोजी ऊतक होते हैं। जो स्नायु होता है और कंडराएं होती है संयोजी ऊतक होते हैं, क्योंकि ये संयोग करते हैं, जोड़ते हैं किसी को, इसलिए क्या हो जाएंगे, संयोजी ऊतक हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब कह रहा कि स्तनियों की अस्थि उपास्थि में क्यों भिन्न कैसे होती है, तो हैवर्सियन नलिकाओं के कारण भिन्न हो जाती है। जो स्तनियों की अस्थि होती है वो उपास्थि से कैसे भिन्न हो जाती है, तो हैवर्नियस नलिकाओं के कारण। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है, तो ओसिन का बना होता है। जो अस्थि का मैट्रिक्स होता है वो किस प्रोटीन का बना होता है, तो ओसिन प्रोटीन का बना होता है। चलिए करा कि अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं। हड्डी को मजबूत कौन करता है भाई, तो कैल्शियम तो सभी लोग जान रहे हैं, कैल्शियम और फास्फेट, ये दो चीज़ तो आप जान रहे हैं हमेशा कि हड्डी को मजबूत करता है, लेकिन यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं जो हड्डी को कठोर बनाने में सहायक होते हैं। चलिए अब आ जाते हैं। करा कि कौन लसिका में किन रुधिरकणिकाओं की अनुपस्थिति होती है, तो लाल रुधिरकणिकाओं में। कौन लसिका में, तो लाल रुधिर लसिका में जो होता है ये किन रुधिरकणिकाओं का था, लाल रुधिरकणिकाओं की अनुपस्थिति होती है, RBC। करा कि कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होता है, तो क्रिएटिन होता है। जो क्रिएटिन होता है आपको त्वचा, बाल, नाखून, सींग या खुर के निर्माण में सहायक होता है। कौन सा, क्रिएटिन। अभी कल हम लोग पढ़े थे एक क्रिएटिन किसके विटामिन से, कौन सा विटामिन होता है। चलिए तो ये प्रोटीन जो है आपका क्रिएटिन है, जिसकी वजह से त्वचा, बाल, नाखून और सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला करा कि अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है, तो ओसिन प्रोटीन। अभी इसके पहले क्वेश्चन पढ़े थे, अस्थियों का निर्माण, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन पाया जाते हैं। चलिए आ जाते हैं अगला। कहा कि अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। अभी इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं। करा कि कौन अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो भैया अभी हम लोग पढ़े ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट, यही तो है जो अकार्बनिक है। चलिए यहाँ तक हो गया। आ जाते हैं अगला। करा कि मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं, तो ओस्टियोक्लास्ट। जो ओस्टियोक्लास्ट होती हैं ये मज्जा गुहा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन करा कि अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है, तो संयोजी ऊतक। अभी हम लोग देखें जो जोड़ता है संयोजी ऊतक होते हैं, स्नायु और स्नायु और कंडरा, ये दोनों क्या करते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। करा कि शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां होती है, भाई ये भी देख लो आप लोग, ये भी देखो कई बार क्वेश्चन पूछा है, आप सभी को पता होगा। शिशु में कुल अस्थियों की संख्या यानी हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 300, और मानव शरीर में 206। अगला क्वेश्चन करा कि मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है, तो हाथ में। जो हाथ होता है उसमें सबसे ज़्यादा हड्डी होती है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे ज़्यादा हड्डी पाई जाती है, तो हाथ में। किसमें, हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं। जो खोपड़ी में कौन सी संधि होती है, तो अचल संधि, यानी खोपड़ी में जो संधि होती है वो अचल होती है, वो चलती उलती
नहीं है, एकदम संधि जहाँ हो गया एकदम वहाँ पे बना रहेगा। और बाकी तो जो हड्डियाँ होती है, जो जुड़े होते हैं, जो संधि होती है, उसमें कोई ना कोई मूवमेंट होता है, लेकिन जो खोपड़ी की हड्डियाँ जो जुड़ी हैं वो अचल होती हैं, एक जगह स्थिर है। ठीक है, तो चलिए अब कह रहा है कि मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में पाया जाता है। इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। कब्जा संधि यानी कि कब्जा संधि, देखिएगा कह रहा कि मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है। तो अल्ना एवं ह्यूमरस, जो अल्ना और ह्यूमरस होता है इसी की संधि में मिलता है। चलिए आ जाते हैं अब इसका लास्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करा कि मनुष्य की श्रोणि मेखला, मनुष्य की श्रोणि मेखला है भाई, सॉरी, मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां इस्चियम, इलियम और यूबियस उपस्थित होते हैं। ये एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां इस्चियम, इलियम एवं यूबियस उपस्थित होते हैं। तो ये था कंकाल तंत्र के बारे में। आप लोग इसको पढ़ लिए हैं और रिवीजन भी करिएगा ज़रूर। अब बताइए आप लोगों को इतने कम समय में और छोटे छोटे वीडियो मिला ताकि कम ही समय में ज़्यादा रिवीजन कर लें आप लोग और आसानी से भी कर लें और ज़्यादा समय भी ना गवाना हो। और 1 से 2 बार कर रहे हैं, एक बार बैठ करके अच्छे से समझिए, उसके बाद दूसरी बार जब रिवाइज कर रहे हैं तो आप कुछ काम कर रहे हैं उसके बाद भी आप सुन सकते हैं इसको, ताकि आपको रिविज़न भी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले चैप्टर पे। एक बार अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से विनती करते हैं कि प्लीज़ जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास पहुँचे और सपोर्ट भी करते रहिएगा। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं हम लोग अगले चैप्टर पे। करा कि पादपों की आकारिक यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या करा है कि पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। तो जल को ऊपर ले जाने का कार्य किसका भैया, जाइलम। तो अब देखिए जाइलम और फ्लोएम में सबको अंतर होता है, भोजन कौन लेकर जाता है, जल कौन लेकर जाता है, तो इन चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब भोजन तो पत्ती में बनता है और जल कहाँ से जाता है, जड़ से जाता है। तो जल को कौन ले जाएगा, जाइलम, यानी कि जड़ से जल, जड़ से जाइलम, जल जाइलम लेकर जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि जाइलम कौन लेकर जाता है, सॉरी जल को कौन लेकर जाता है और भोजन को कौन लेकर आता है। तो जल को जाइलम लेकर के जाता है और फ्लोएम जो होता है वो भोजन को लेकर के आता है, जड़ों तक पहुंचाता है पत्ती से। तो जल से जाइलम याद कर लीजिए, ये जल को लेकर जाता है जाइलम, और जो फ्लोएम होता है वो भोजन को पत्ती से नीचे लेकर के आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि पादप में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है, यानी ऊपर ले जाने का मतलब ऊपर चढ़ना। तो जल को कौन लेकर जाएगा, तो जाइलम लेकर जाएगा। यहाँ से आपको कभी गलती नहीं होनी चाहिए ये क्वेश्चन अब आपको। चलिए कह रहा है कि एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है। तो पर्याप्त प्रकाश हो तो अंकुरित हो जाएगा बीज। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है। तो लाल में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है, लाल रंग में। चलिए आ जाते हैं अगला। कह रहा है कि जीवाणुओं का नाइट्रेट, 1 मिनट, चलिए अब ठीक है। कह रहा है कि जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो विनाइट्रीकरण। अब देखिए नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर रहा है। तो देखिए नाइट्रेट, नाइट्रोजन और विनाइट्रीकरण, यानी तीनों एक ही से संबंधित लग रहे हैं, रिलेटेड है। तो यहाँ से तो आप रिलेशन करके यानी रिलेट करके याद कर सकते हैं, नाइट्रेट, नाइट्रोजन और विनाइट्रीकरण। तो जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की क्रिया विनाइट्रीकरण कहलाती है। तो यहाँ तक याद हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो भैया सूर्य का ऊर्जा जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा यानी कि भोजन बन जाता है पौधों का। तो कौन सा, प्रकाश संश्लेषण में होता है ऐसा क्रिया।
किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण में होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला कह रहा है कि वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं। वृद्धि रोधक के रूप में कौन सा? वृद्धि को रोकने के लिए कौन कार्य करता है भाई? तो एब्सिसिक अम्ल या इथाइलिन, ये जो होता है वृद्धि रोधक के कार्य करते हैं। एब्सिसिक एवं अम्ल व इथाइलिन होता है जो ये वृद्धि रोधक का कार्य करता है। चलिए आ जा रहे हैं अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा कि पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? तो भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण के बने होते हैं पुष्पित पौधों के बीज। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में भैया? क्लोरोप्लास्ट। चलिए आगे करा कि यदि हम केंचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? अब आप लोग सभी लोग देखे होंगे जोंक जो पानी में होता है, पकड़ लेता है, खून को चूसता है। केंचुआ तो नहीं चूसता, लेकिन जोंक होता है जो पकड़ लेता है, उसको नमक डाल देते हैं तो वो छोड़ करके यानी कि देखते हैं वो गलना शुरू हो जाता है। तो अब क्यों होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। करा कि परासरण प्रघात के कारण, एक परासरण प्रघात होता है, उसी के कारण वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। यानी कि आप जैसे जोंक के ऊपर नमक डालेंगे देखेंगे तो वो धीरे धीरे पिघलता हुआ यानी कि ब्लड सब उसका बाहर आ जाएगा और वो क्या आ जाएगा? डेड, यानी कि मर जाएगा। चलिए आगे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो मटर। जो मटर होता है वह मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है। ठीक है, तो कौन सी फसल? मटर। चलिए आ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या करा कि कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? कौन सा तत्व पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है? तो सोडियम। सोडियम की कोई आवश्यकता नहीं है पौधों के विकास में। आगे चलते, वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक है भाई। कंपोस्ट खाद यानी सभी लोग जानते होंगे, तो वर्मी कंपोस्ट है तो कार्बनिक जैव उर्वरक। चलिए आ जाते हैं आगे बढ़ते हैं भाई। कहा कि किस पौधे को औषधि भारतीय चिकित्सा कहा जाता है? आंवला को। किसको? आंवला को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है, यानी कि हर्बल इंडियन डॉक्टर जो होता है वो आंवला होता है। तो इसको आप याद रखिएगा भाई, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, लग रहा है कि इम्पोर्टेंट बन सकता है इस बार। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक यानी कि हर्बल इंडियन डॉक्टर किसे कहा जाता है? तो आंवला को कहा जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जो अफीम होता है वो पौधे का कौन सा भाग होता है? तो पौधे का फूल होता है। क्या होता है? पौधों का फूल होता है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो प्रोटोजाइलम। जो प्राथमिक जाइलम होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम कहते हैं। चलिए यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। करा कि कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? अब देखिए कॉफ़ी भी हो गया, ये तो बीज से प्राप्त होती है। अफीम फूल से प्राप्त होता है और जो कॉफ़ी होती है वो पौधों के बीज से प्राप्त होता है। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। तो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा है कि भूमि की उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु कौन सा है? तो थायोबैलिसस डिनाट्रिफिकेंस। देखिए भाई इनका नाम तो थोड़ा सा लंबा है, आप लोग इसको 2 पार्ट में तोड़ करके पढ़िएगा और याद करिएगा। उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु है, उर्वरता कम कर देता है। ये कहा थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, ये होता है आपका उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानता कौन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो हाइड्रोजन दाता बन जाता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो हाइड्रोजन दाता का कार्य कौन करता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन का दान कर देता है।
तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स। क्या होता है? टेरिडोफाइट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। जो लाइकेन होता है वायु प्रदूषण का सूचक होता है। भाई इसको आप याद रखिएगा, लाइकेन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा है कि बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? तो स्तंभ मूल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्तंभ मूल। बरगद की जो शाखाएं लड़की होती हैं उसको बोलते हैं क्या है? स्तंभ मूल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? परजीवी पौधे अपने पोषक से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? तो चुस्कांग। जो चुस्कांग होता है उसी के द्वारा। चलिए आ जाते हैं अगला। कह रहा है किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? यानी कि इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए कह रहा है कि किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? तो द्विबीजपत्री पौधों में। किसमें? द्विबीजपत्री पौधों में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती है? तो कांटों में। जो नागफनी में पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। आप लोग देखे होंगे नागफनी के पौधे को। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा कि गेहूँ, धान एवं जौ में कौन सी जड़ें पाई जाती है? तो तंतुमय जड़ें होती हैं। जो गेहूँ होता है, धान होता है, जौ होता है, इसमें तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा कि रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो प्रायः एक बीजपत्री पौधों में रेशेदार जड़ तंत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? तो एकेसिया। जो एकेसिया होता है वो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए आ जाते हैं अगला। करा पुष्प का सहायक अंग किसे कहते हैं? भैया ये देखो, पुष्प से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। करा कि पुष्प का सहायक अंग किसे कहते हैं? तो वाह दलपुंज एवं दलपुंज को हम लोग पुष्प का सहायक अंग कहते हैं। अब देखिए कुछ पादप हैं और प्रयोग योग्य भाग है। अब देखिएगा आगे क्या करा है। पादप हो गए और प्रयोग योग्य भाग हो गए। लहसुन और प्याज, इसका उपप्रयोग योग्य क्या होता है? शल्क कंद होता है, जो उसको हम लोग यूज करते हैं। हल्दी और अदरक को प्रकंद जो होता है उसका। अरबी और जिमी कंद का हम लोग क्या करते हैं? घन कंद कर लेते हैं। और आलू क्या होता है आपका? कंद या स्तंभ कंद। तो ये योग्य भाग होता है और ये पादप है, इसका योग्य भाग क्या है? कंद और स्कंद। यानी कि लहसुन और प्याज का योग्य भाग क्या है आपका? शल्क कंद होता है, जिसको हम लोग बल्ब बोलते हैं। और हल्दी और अदरक का योग्य भाग प्रकंद होता है। और अरबी और जिमी कंद का घन कंद होता है। आलू का क्या होता है आपका? कंद और या स्कंद, स्तंभ कंद होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, देख लीजिएगा यहाँ से। कहा कि हार्मोन्स विकार से भिन्न है। हार्मोन बीकर से भिन्न है। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता। क्योंकि उसमें O2 का निष्कासन नहीं, यानी का ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होता है, इसलिए वो क्या होते हैं? उच्च पादपों से भिन्न होते हैं। कहा कि प्याज किसका
परिवर्धित रूप है तो तने का, प्याज क्या होता है, तने होता है ना भाई, तने का परिवर्धित रूप होता है, ये प्याज होता है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बन रहा है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश यानी कि विजुअल लाइट में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक फैक्ट लास्ट का बनता हुआ इम्पोर्टेंट आपका, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में ही होती है। तो फिर आज का ये दोनों चैप्टर समाप्त हो गए, और आप सभी लोग इसका रिवाइज करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा और अपनी पढ़ाई को एकदम मजबूती तरीके से आगे बढ़ाइएगा, और पढ़ाई में कोई कमी ना रखिए। आप लोग देख रहे हैं एक एक वैकेंसी का लगभग धीरे धीरे नोटिफिकेशन धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। अब आपकी वैकेंसी कब आ जाए ये कोई वैल्यू नहीं, आप अपनी तैयारी को पूरी तरह से बनाए रखिए ताकि फॉर्म आए, भरे और एग्ज़ाम दे, क्वालिफाई कर जाए, ये होना चाहिए अंदर। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, और फिर हम लोग फिर बाद में मिलते हैं। और जाते जाते आप लोगों से एक बार फिर से विनम्र निवेदन करते हैं कि प्लीज़ जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलते हैं हम लोग। सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।